नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज आपके समक्ष क्लास 9th और 11th के भौतिक विज्ञान के साथ उपस्थित हूँ। यदि आप नए हैं, हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और यदि आपको लगे चैनल को देखने के बाद, वीडियोज को देखने के बाद कि नहीं वाकई में ये बहुत अच्छी क्लास है, इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप उन तक हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे वो भी जो है अब इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा चर्चा कर लें आप लोगों से कि जो सिलेबस है क्लास 11th का और क्लास 9th का, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो इस समय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है। तो इसमें जो 11th का और जो 9th का है वो सिलेबस एक है, यानी जो 9th का सिलेबस है वो 11th में भी है। यानी अगर जो वीडियोज आपको मैं दे रहा हूँ वो 11th और 9th दोनों के लिए है। हाँ, ये है कि कुछ चैप्टर 11th में जो पहले दिए गए हैं वहाँ से शुरुआत 9th में नहीं है। जैसे आपका 11th में जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड है, पहला चैप्टर है। दूसरा जो चैप्टर आपका आता है वो है डायमेंशन है आपका, ठीक, और मेजरमेंट है। तो ये जो सिलेबस है आपका, तो यहाँ से 9th का स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 9th का जो स्टार्ट हुआ है वो मोशन से स्टार्ट हुआ है। आज मैं आपको मोशन के बारे में बताऊंगा। आज बहुत लंबी क्लास आपकी नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी क्लास मिनिमम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा की आपकी क्लास होगी। बड़े आराम से आप कॉपी किताब के साथ बैठकर उसको आप पढ़ सकेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो जब कक्षा 12 के वो जब क्लास 12th का सिलेबस देखते हैं तो उन्हें लगता है कि 11th का हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो चीज़ें नहीं आती हैं, नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिल्कुल नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सब में 11th के सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि इस वर्तमान समय में अगर यूपी टेट और सीटेट का जो पेपर होता है साइंस के पोर्शन में, फिजिक्स में, आपके 11th और 9th के सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आपकी जो टीजीटी पीजीटी जो वैकेंसी आ चुकी है, जो भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होना है, आयोग ने इसके सिलेबस में 11th के सिलेबस को फिजिक्स साइंस के लिए सबसे पहले दिया है कि डायमेंशन और मेजरमेंट दो चीज़ें हमें पढ़ना है। तो इसलिए अगर हम देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से भी देखें तब भी आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है, और यदि यूपी बोर्ड की परीक्षा से देखें तब भी आपका इम्पॉर्टेंट है। किसी परीक्षा को पास कर लेने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने सफलता पा ली। आपकी सफलता सुनिश्चित तभी की जाती है, जो तभी सुनिश्चित होती है जब आप कोई जॉब पा जाते हैं, आप 4 पैसे कमाने लगते हैं। और इसके लिए जिस स्तर का इस समय एग्जाम हो रहा है, जिस स्तर का बेरोजगारी है पूरे देश में, जिस स्तर की पढ़ाई है, कहीं ना कहीं आपको इससे ऊपर उठना होता है। इसी के लिए हमारा संस्थान दृढ़ प्रतिज्ञ है कि आपके प्रत्येक कन्फ्यूजन को, जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक कन्फ्यूजन को हम रिमूव करेंगे, और आपकी सफलता जो होगी उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो आपका कमेंट है, जो आपका शेयर है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे संस्थान के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है और हम लोगों के लिए एक ऊर्जा का माध्यम बनता है। जब आप कमेंट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि फीडबैक मुझे मिल रहा है, उसमें हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा के कारण आपको हम बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपना सर्वस्व देते हैं। ठीक, तो आपसे पुनः मैं बता दूं कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, समय अनुसार आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, कहीं आपको जाने की नहीं जरूरत है। क्लास 9 से लेकर 12 तक, यहाँ तक कि बहुत बच्चों के कॉल आए हैं, फ़ोन आए हैं कि सर 8th और
अर्थ का भी पढ़ा दीजिए। हमने डिसाइड किया है जल्दी हम अर्थ के साथ आएंगे। अर्थ का साइंस जो सब्जेक्ट है आपका वो क्लास 6 से अर्थ तक भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जो यूपी टेट है और जो सीटेट है उसमें 6 to 8 तक के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारे SCRT पाठ्यक्रम से ही होते हैं। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं कि मोशन क्या है। देखिए, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको मिलता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही स्थान पर रुकी हुई होती हैं। जैसे पेड़ है, भवन है, जो मकान बने होते हैं, कोई स्कूल है, कोई फैक्ट्री है, ये अपने एक ही स्थान पर होते हैं। और कुछ जैसे सड़क पर चलती हुई कार, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, ये क्या है? मूवेबल है, ये मूव्स कर रहे होते हैं, ये एक स्थान पर फिक्स नहीं होते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनके बीच जो परिवर्तन है उससे दो चीजें निकलती हैं कि जो एक स्थान पर फिक्स है उनको हम कहते हैं कि उनकी अवस्था जो है रेस्ट की होती है, विराम की होती है, और जो चल रहे होते हैं उनकी अवस्था को हम कहते हैं कि ये गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो अगर गति को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें विराम को जानना होगा कि विराम क्या होता है, रेस्ट स्टेज क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो आइए, एक जनरल कैरेक्टर क्या होता है सभी वस्तुओं का, और उन वस्तुओं का जो क्या करती हैं, मोशन में होती हैं या मोशन करती हैं या गति कर रही होती हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज, ए कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट क्या? चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। चेंज दियर पोजीशन विथ टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि वो समय के साथ अपना स्थान बदल देती हैं। आप खुद ही देखिए कि जो वस्तुएं जो चल रही होती हैं क्या वो एक स्थान पर रुकी हुई होती हैं? नहीं ना। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है उसी के साथ उनका स्थान बदलता रहता है। और अगर हम रेस्ट की बात करें तो उसकी भी परिभाषा निकलेगी कि ये कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल द रेस्ट बॉडीज या रेस्टिंग बॉडीज इज दैट नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। वो अपना स्थान समय के साथ नहीं बदलती है। यानी यहां से अगर हम देखें तो एक जो परिभाषा निकल कर आई क्या मोशन की, वो ये आई कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक वस्तु गति की अवस्था में तब कही जाएगी जब when its position change continuously with respect to a stationary object taken as reference point। यानी कोई भी वस्तु गति की अवस्था में तब कही जाती है जब उसके स्थान में किसी स्थित वस्तु के, जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके सापेक्ष स्थान बदलता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें मोशन का अध्ययन करना है तो हमें एक रेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करें, उसके स्थान परिवर्तन का अध्ययन करें। यानी अगर एक शब्द में हम कहें तो स्थान परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ स्थान में बदलाव, अर्थात जब कोई वस्तु या जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु में या जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तन करती है तो वस्तुगत की अवस्था में कही जाती है। और यदि वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, अर्थात वस्तु का समय के साथ वस्तु के अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान उसका नहीं बदलता है, तो क्या कही जाती है? विराम अवस्था में कही जाती है। किसमें कही जाती है? विराम अवस्था में।
ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि आगे क्या है। जब हम आगे चलते हैं तो एक चीज आती है कि इफ ये बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर कोई वस्तु, कोई पिंड बहुत तेज गति कर रहा होता है, देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली, तब उसकी जो मूवमेंट है उसको बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, अगर बहुत स्लो चल रही होती है, देन इट बिकम डिफिकल्ट, तब बहुत कठिन होता है उसकी गति को निकालना या उसकी मूवमेंट को ज्ञात करना। तो ये चीजें जो हैं, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मोशन। अब आपको मैं बता दूं, अभी मैंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी बहुत तेज गति कर रही होती है, कोई पिंड बहुत तेजी से गति कर रहा होता है, तो उसकी मूवमेंट को ज्ञात करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर बहुत स्लो चलता है तब उसकी मूवमेंट को ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। कैसे? ए रिस्ट वॉच हैज 3 हैंड। कौन सी? हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। आप ध्यान से देखिए तो आप सेकेंड हैंड को आप जान जाते हैं कि ये मूव कर रही है, ये गति कर रही होती है। लेकिन अचानक जब आप घड़ी के डायल पर देखते हैं तो आपको यही लगता है कि मिनट और घंटे की सुई अपने स्थान पर स्थिर है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज आल्सो मूव, बट दे आर वेरी स्लोली। वो बहुत धीमी गति करते हैं, इसलिए उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना कठिन है। जबकि हमारी जो सेकेंड आवर होती है, सेकेंड हैंड जो होती है, उसके मूवमेंट को ज्ञात करना आसान होता है। ठीक, तो ये चीज हो गई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इन अबाउट आ मोशन। आप किसी पिंड के गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 चीज आपको जानना आवश्यक है। एक आपका होता है डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 चीजें आपको जानना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप किसी भी वस्तु के गति के संबंध में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उससे पहले 2 शब्द हैं, 2 चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम आपको अगले वीडियोज में मिलेंगे, और इसी शब्दों के साथ कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे हमारी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।